बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी हाजिर है। इटली में एक कश्ती डूब गई और उस कश्ती में वो लोग सवार थे जो गैर कानूनी तौर पर यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उनमें अक्सरियत कहा जाता है कि पाकिस्तानियों की थी। पाकिस्तानी उसके अंदर मालूम होता है कि सवार थे और 20 सभी बचे हैं, जिंदा बचे हैं। उनमें से बाकी की तादाद कितनी, 100-150 उसके अंदर मुसाफिर सवार थे, 200 के करीब थे कि 150 के करीब थे। बहरहाल एक बड़ी तादाद जो है वो मारी गई है और कुछ बचे हैं। लेकिन ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी इंसानी स्मगलिंग, जिसे माजी में बुर्दा फरोशी कहा जाता था, बुर्दा फरोशी, और ये ग़ुलामों की भी यही शक्ल हुआ करती थी। ग़ुलाम और कनीज़ें इसी तरीके से आया करते थे। तो ज़माने क़दीम और ज़माने जाहिलियत की रस्म अभी तक मुख्तलिफ शक्ल में आज तक जारी है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का नाम इसमें क्यों आता है। पहले बांग्लादेश का नाम आता था, इंडिया का भी नाम आता, इंडिया का नाम कभी नहीं आता। और ये मालूम ये होता है कि भारत ने जो बाड़ लगाई है मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी सरहद उसकी है वहाँ उसने बाड़ लगा दी है। तो इंसानी स्मगलिंग का इस रास्ते से ज़रा काम मुश्किल है कि वहाँ से होती हो सकता है होती हो, लेकिन बांग्लादेश से भी अब कम हो गई है। इंसानी स्मगलिंग का रेशो कम होता जा रहा है और इंडिया का तो कुछ कह नहीं सकते कि सिफर है। सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान ये शहरी मिले हैं उस कश्ती में और बड़ी तादाद में जाते हैं। फिर अफ्रीका के लोग जाते हैं। तो जहाँ जहाँ इक़्तिसादी हालात ख़राब हैं वहाँ वहाँ के लोग इन कश्तियों में जाते हैं और बुर्दा फरोशों के हाथ चढ़ जाते हैं और ये यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले लोगों से पैसे वसूल करते हैं। पहले तो ये होता था कि ग़ुलाम बेचे जाते थे, अब ग़ुलाम जो है वो खुद ही अपनी कीमत लगाते हैं और ख़ुद ही अपने आप को बेचते हैं और ख़ुद ही जो है वो मरते हैं और एक सूली पे वो लटके रहते हैं। यहाँ अभी मालूम ये हुआ कि एक शख्स ने जो इसमें मारा गया है उसने ये कहा था कि अपने घर वालों से कि जब मैं पहुँच कर तुम्हें ये इत्तला दे दूँ कि मैं खैरियत से पहुँच गया हूँ तो फलां शख्स को 20 लाख रुपया दे देना। तो आप ये बताइए कि ये सारी कुछ चीज़ें किस तरह हो रही हैं। अगरचे FIA ने ताज़ा तरीन जो है वो इत्तला के मुताबिक ये कहा है कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन किस तरह से हो रही है, वो कौन लोग हैं। बात ये नहीं है कि वो कौन लोग हैं जो भेजते हैं, बल्कि वो कौन सा नेटवर्क है जिसके ज़रिए भेजे जाते हैं। एक आदमी तो नहीं होगा। और इस नेटवर्क में यकीनन हमारी बॉर्डर की अफवाज, सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, रेंजर्स इन्वॉल्व होंगे और एक शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर, बतौर इदारा नहीं, इनफरादी तौर पर। और यही कहा जाता है कि लेकिन ये इनफरादियत जो है वो इज्तिमाइयत में बदल जाती है जब हिस्सा सब तक पहुंच जाए। परवेज़ मुशर्रफ ने ये काम तो धड़ल्ले के साथ किया, खुलेआम किया, अपनी किताब में लिखा कि उन्होंने इंसानों को बेचा और डॉलर वसूल किए। वो लोग बेचे जो अमेरिका के नज़रियाती मुखालिफ थे, उनको बेचा और डॉलर वसूल किए। तो बुर्दा फरोशी और क्या होती है। और वो बुर्दा फरोश हम पर हुक्मरानी करता रहा। ये सारी चीज़ें अब भी हम देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। अब ये जो कश्ती गई है इसमें मरने वालों की तादाद 62 हो गई है और ख़दशा है कि इनमें बेशतर पाकिस्तानी हों। FIA जो है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसने कहा कि हमने तहक़ीक़ात शुरू कर दी हैं। इस कश्ती में सवार लोगों की अक्सरियत गुजरात शहर की रहने वाली थी। एक और दिलचस्प कहानी है कि जो एक रिकॉर्ड आया है हमारे सामने कि वो तमाम अरसा जिसमें
पीटीआई की हुकूमत रही, इमरान खान की हुकूमत रही, उसमें इंसानी स्मगलिंग की शरह बहुत आगे बढ़ गई थी। 2017 में इंसानी स्मगलिंग की जो शरह थी वो बहुत कम थी। 2-3 वाकयात मिलते थे, कुछ 6 वाकयात मिले थे 2017 में। और 2020 में जो वाकयात हुए हैं, 2020 से 2022 के दौरान जो है 3517 जो है केसेस पकड़े गए हैं, जिनमें कई लोग जो हैं वो इस इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाए गए। और यही शरह बढ़ती रही सिंध के लिए भी, यही शरह बढ़ती रही केपीके के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी, और बहुत बड़ी तादाद जो है वो जाने वालों की बड़ी तादाद जो है वो पंजाब से ताल्लुक़ रखती थी। ये जो रेशो है ये बहुत ख़तरनाक है। और हम ये देखते हैं कि जो कश्ती डूबी है, इस कश्ती ने बहुत सारे डूबकर बहुत सारी चीज़ें हम पर अया कर दी हैं, वरना ये कारोबार चलता रहता है। हर सूबे की सरहद तो कहीं ना कहीं लगती है। सिंध की सरहद जो है वो भारत के साथ लगती है और समुंदर के साथ लगती है। बलूचिस्तान की सरहद समुंदर के साथ लगती है, ईरान के साथ लगती है, अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। खैबर पख्तूनख्वा की सरहद जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। और हमारे जो कश्मीर का इलाका जो है वो भारत, और फिर नॉर्दर्न एरिया का जो इलाका है वो चीन के साथ। तो ये सारे इलाके, लेकिन इंसानी स्मगलिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा मौजूद इलाका है वो बलूचिस्तान है। तो वहाँ के कोर कमांडर के पर जो है वो, तो वहाँ के कोर कमांडर पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इसको रोके। ये सिर्फ रेंजर्स का काम नहीं है, क्योंकि आप वहाँ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। आप इंसान वहाँ से लोग लापता हो रहे हैं, तो ये इल्ज़ाम फौज पर आता है। वो लापता हो रहे हैं या उनकी बुर्दा फरोशी हो रही है, ये सारी बातें हैं। लापता हो रहे हैं, बुर्दा फरोशी हो रही है, क्या चीज़ें हैं। तो पाकिस्तानी जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इन वाक़यात में। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान से लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं। इसकी तो सबसे बड़ी वाज़ेह वजह यह है कि यहाँ रोज़गार के जो मौक़े हैं वो कम से कम होते चले जा रहे हैं, कम से कम। और आलमी इदारों के साथ, आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान की जो मुज़ाकरात की और मुआहदात की जो सलाहियत है वो कम से कम होती जा रही है। उनके ऊपर कोई यकीन नहीं कर रहा है कि ये ऐसा कुछ कर सकेंगे, ये रकम जो हमसे ले रहे हैं ये वापस लौटा सकेंगे कि नहीं। मालियाती इदारों का भी अपना एक एजेंडा है। उनका मकसद पाकिस्तान के माली हालात को दुरुस्त करना नहीं है, पाकिस्तान के माली हालात को नहीं बल्कि उसे बदतर करना है। ये एजेंडा बिल्कुल तयशुदा है कि पाकिस्तान जो कि वाहिद मुसलमान एटमी ताकत है, जौहरी ताकत रखने वाला वाहिद मुसलमान मुल्क है, उसको इक्तिसादी तौर पर नीचा दिखाया जाए। और ख़ुद पाकिस्तान की भी अपनी ये कोशिश है कि वो इक्तिसादी तौर पर नीचा देखा जाए, क्योंकि इसको दुरुस्त करने के लिए कोई खुद तैयार नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो कुर्बानी दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम टैक्स दे रहे हैं, सेल्स टैक्स दे रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स दे रहे हैं, हर किस्म की ड्यूटी दे रहे हैं जो उनके खाने की चीज़ों पर, उनके बिजली के बिलों पर, उनके गैस के बिलों पर, उनके टेलीफोन के बिलों पर, उनके मोटर व्हीकल पर, उनके मोबाइल फ़ोन पर, वो सब लगे हुए, वो मुसलसल टैक्स दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इनसे कमा रहे हैं वो टैक्स देने को तैयार नहीं है। चलिए टैक्स देने को न तैयार हों, लेकिन वो तो मराहत हासिल कर रहे हैं। यानी जो चीज़ हम टैक्स देकर देते हैं वो उसका मुफ्त का पेट्रोल लेते हैं, मुफ्त की गाड़ियां लेते हैं, मुफ्त के किराए के घर का मकान का किराया देते हैं, बिजली का बिल मुफ्त होता है। मुफ्त ये कि उनकी जेब से नहीं जाता, वो हमारी जेबों से लेते हैं।
और फिर हमारी हिफाजत नहीं करते, उनकी हिफाजत पर सारी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस लगी रहती हैं। थानों की दीवारें ऊंची हो गई हैं, थानों को खौफ है, तो ये हमारी क्या हिफाजत करेंगे? चौकियों, ऊंची ऊंची चौकियां बनाई हुई हैं रेंजर्स, उनको खौफ है हमले का, तो ये हमें कैसे बचाएंगे? तो जब ये सूरत हाल हो तो इन बुर्दा फरोशों की तो बनाएगी कि मुल्क से बाहर जाने वालों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के अलावा रिटायर्ड फौजियों की बड़ी तादाद है, और इनमें से बेशतर वहां जाकर इसी बुर्दा फरोशी के काम में मसरूफ होते हैं। और अब यही सियासत में आके सियासत में आना चाहते हैं और सियासत पे तबसरा करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि इनका हक नहीं है, लेकिन ये जो एक मुहिम चल पड़ी है कि हम अपनी मर्जी का आदमी यहां पर मुसल्लत करेंगे, अवाम चाहे उन्हें वोट दे या ना दे, वो सारी चीजें ये हम पर मुसल्लत करेंगे। तो बुर्दा फरोशी जो है, इसकी सरपरस्ती भी उन्हीं हलकों से हो रही है जो परवेज मुशर्रफ के साथ काम करते थे। ये बुर्दा फरोशी की बुनियाद जो है, फौज के जरिए बुर्दा फरोशी की बुनियाद परवेज मुशर्रफ ने रखी थी। डॉक्टर आफिया उसकी बहुत बड़ी मिसाल है। वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर को भी बेचना चाहता था, उनको भी हवाले करना चाहता था अमेरिका के, तो ये मुमकिन नहीं हो सका, उसको नाकाम बना दिया। अब पाकिस्तान से जो बुर्दा फरोशी होती है, एक तो वो कौम है जो इमिग्रेशन पर, शहरियत की बुनियाद पर चली जाती है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और दूसरे हुनरमंद हैं, अकाउंटेंट हैं, ये सब लोग पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो जाता है, चले जाते हैं बड़ी तादाद में। दूसरे जो है बाकी मानदा जो है ना, वो लेबर है, मजदूर है, हुनरमंद हैं, उनको भी कभी ना कभी किसी न किसी को शहरियत मिल जाती है उनके हुनर की बिना पर, और वो चले जाते हैं पाकिस्तान से बाहर और अपनी हुनरमंदी से बाहर कमाते हैं। अब होता यह है कि फिर बाकी जो रहते हैं वो सियासी पनाह हासिल करते हैं, फिर मुख्तलिफ रास्ते बताए जाते हैं। कोई कहता है कि अपने आप को कादियानी डिक्लेयर कर दो तो वहां पनाह मिल जाएगी जर्मनी में, और फलां स्कैंडिनेवियन मुल्क में पनाह मिल जाएगी। तो इसका क्या तरीका है भाई? ये जो मुकामी कादियानी मरकज़ है उससे एक सर्टिफिकेट ले लो। तो मुकामी कादियानी मरकज़ पे जाते हैं, वहाँ से वो लाखों रुपए का एक सर्टिफिकेट देता है, और ये बड़ा खुश खुश जो है अपना ईमान बेचकर सवार हो जाता है कश्ती में और पहुँच जाता है वहाँ। वहाँ पहुँचते ही जब वो अपनी असाइलम की दरख्वास्त देता है, तो वहाँ का मुकामी कादियानी रब्बी या पंडित या पादरी वो आ जाता है, कादियानी पादरी, और आकर फिर उससे मुतालबा करता है कि वो फीस दे, वरना वो उसको कहेगा कि ये तो कादियानी नहीं है। वो ईमान भी गया, दौलत भी गई, सब कुछ गया। फिर रोते हैं लोग, और कादियानी कहते हैं हम इतनी बड़ी तादाद में हैं। तो ईमान का भी सौदा करते हैं और ये जाते हैं, और ये इसके पीछे भी परवेज मुशर्रफ के साथी होते हैं जो ये कारोबार कर रहे होते हैं। दुनिया में जो इंसानी बुर्दा फरोशी होती है, बिल्कुल गुलामों की तरह से सबसे ज़्यादा बुर्दा फरोशी होती है, वो जिनसी कारोबार के लिए होती है। 79% यानी 79% जो है स्मगलिंग, इंसानी स्मगलिंग जिनसी कारोबार के लिए होती है। इसमें औरतें, बच्चे और मुखन्नस, उनको स्मगल किया जाता है। आप ये सोचें कि ये बहुत बड़ा ये पाकिस्तान से भी ये भी होता है, और पंजाब इसका सबसे बड़ा निशाना है कि पंजाब से ज़्यादा लोग जाते हैं। इंसानी स्मगलिंग जो है, इंसानी स्मगलिंग का दूसरा मामला जो है वो जबरी मशक्क़त, खरकार कहलाते थे पहले ज़माने में,
कि मजदूरी करवाते थे, जबरी मशक्क़त करवाते थे। तो अब जो है जो फोर्स लेबर के लिए पाकिस्तान में तो भट्टा मजदूर और ये मजदूर ये तो बहुत मशहूर किया, दुनिया भर में मशहूर किया गया। और हमारे यहाँ जो है वो कालीन की सनत को इसी तरह तबाह किया गया कि बच्चे उसमें कालीन बनाते थे। हालांकि ये होना चाहिए था कि उन बच्चों को, उन हुनरमंद बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाता, उनको मास्क दिया जाता, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता ताकि उनके सांसों में रोआ ना जाए। लेकिन उसका ख्याल करने के बजाय उस सनत को ही ख़त्म कर दिया गया, हुनरमंदों को ही ख़त्म कर दिया गया। तो जाहिर है रोजगार खत्म होगा तो फिर क्या होगा। तो इसके बावजूद 18% दुनिया में जो स्मगलिंग होती है, इंसानी स्मगलिंग, वो जबरी मशक्क़त के लिए और फोर्स लेबर के लिए होती है। तो ये बुर्दफरोशी पाकिस्तान में पुरानी आम है और ये मुलाजमतों का लालच दे जाकर और नाजायज़ तरीक़े से उनको वहाँ भेजा जाता है और बरसों जो है मुख्तलिफ ममालिक में वो यरगमाल रहते हैं उस कंपनी के, उस लोगों के जो उनको लेकर गए थे। और बिल्कुल उनको सिर्फ इतनी रकम दी जा सकती थी कि वो अपने जिस्म जान का रिश्ता बरकरार रख सकें। लेकिन इसको रोकता कौन है? ये चाहता, ये एक लिंक नहीं है FIA तो कहे एक दो आदमियों को पकड़ के गए ये स्मगलर, नहीं नहीं नहीं, ये पूरा राब्ता है। ये कोर कमांडर्स को भी देखना पड़ेगा, उनको अपनी जो है जैसे कहते हैं पंजाबी में अपनी जो है वो मंजी थल्ले डांग फेरनी पड़ेगी, यानी अपनी चारपाई के नीचे जो है वो डंडा घुमाना होगा कि कौन छुपा हुआ है। तो इसलिए ईरान के साथ बॉर्डर में, अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर में, बहरहाल अब हम तो ये कहते हैं कि FIA जो है वो अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करें और ये अफसोसनाक वाक़यात जो हैं ये होते हैं, ये हमें बता रहे हैं कि भाई अब भी दुरुस्त है, वक्त मौका है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करते तो दुनिया हमारी शराइत पर हमसे बात क्यों करेगी? आज हम IMF के गुलाम बन गए हैं। परवेज मुशर्रफ ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका के हवाले किया, बहुत बड़ा जुर्म किया, संगीन जुर्म, बहुत बड़ा मुजरिम है परवेज मुशर्रफ। लेकिन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब आप भी मुजरिम हैं, जनाब मियां नवाज शरीफ साहब आप भी मुजरिम हैं, मिस्टर इमरान खान आप भी मुजरिम हैं, क्योंकि वो उसको वापस लेकर नहीं आए। इमरान खान के ज़माने में वापस लेकर आना तो छोड़ो, मजीद जो है वो ह्यूमन स्मगलिंग शुरू हो गई और मजीद बुर्दफरोशी हुई। जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आप अपना नाम इन बुर्दा फरोशों में न लिखवाएं और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस ले आएं। IMF से कहें, अमेरिका से कहें कि हमने आपकी तमाम शराइत मानी है, आप हमारी ये बात मान लीजिए, हमारी बेटी हमें वापस कर दीजिए। लेकिन जुर्रत चाहिए इसके लिए, हिम्मत चाहिए इसके लिए, और जिस तरीके से IMF को कर्जा वापस चाहिए ना, आप अपने अफसरान से कहें कि भाई अपना बिजली का बिल खुद दो, अपनी गाड़ी में पेट्रोल खुद भरवाओ, अपने मकान का किराया खुद दो, अपनी बिजली का बिल खुद दो, अपनी गैस खुद उसका बिल दो, अपने टेलीफोन का बिल खुद दो। आप ये देखिए, अगर ये लोग बिजली का बिल खुद देने लगे तो इंशाअल्लाह ताला इस साल गर्मियों में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं होगी, इसलिए कि ये लोग मुफ्त की बिजली बेजा इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीलॉग पसंद आया होगा। अगर इसमें आपको कोई चीज़ काबिल तनकीद लगती है तो उस पर तनकीद कीजिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे वीलॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने ये सब कुछ कर रखा है तो अपने साथियों से कहिए कि वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।